स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस क्लास में, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर किया था, भारत का संवैधानिक विकास। इसका हम लोगों ने थ्योरी पेपर कर लिया है। आज के इस क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के शासन को अपने कंट्रोल में करने का पहला प्रयास किया। इसी प्रयास के तहत बंगाल के गवर्नर जो थे, उस समय बहुत सारे प्रांत थे जैसे बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, तो उन प्रेसिडेंसियों में अपने गवर्नर रहा करते थे। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि सत्ता का सेंट्रलाइजेशन किया जाए और कोई ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति हो जो सीधे हमें वहाँ के व्यवस्था के बारे में जानकारी दे। तो उसी के तहत बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल और इनके ही अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसी के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उस समय जब गवर्नर जनरल थे कौन, यानी कि बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे उस समय बंगाल के गवर्नर थे और उन्हीं को पहला बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जैसा कि इस क्वेश्चन के पहले ही मैंने बताया है कि वारेन हेस्टिंग्स जो थे वह बंगाल के गवर्नर भी थे गवर्नर भी थे, जैसे शुरू हुई गवर्नर भी थे और पहले गवर्नर जनरल भी यही बने थे। आगे देखिए, 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश शामिल थे? ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। वो 1774 में बन के तैयार हुआ था। उस न्यायालय में पूछ रहा है कि न्यायाधीश कितने थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश के अलावे 3 अन्य न्यायाधीश भी उस सर्वोच्च न्यायालय में थे। तो इसका सही आंसर आपको कहाँ दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है। एक मुख्य न्यायाधीश के अलावे 3 अन्य न्यायाधीश भी थे सर्वोच्च न्यायालय में, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इसका निर्माण हुआ था। अगला है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे।
अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछ रहा है। तो मुख्य न्यायाधीश का जो नाम था वो था एलिजा इम्पे। जो मुख्य न्यायाधीश बन के पहली बार आए थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसके बारे में हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में, द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। तो होता क्या है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में तो सबसे पहले कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, लेकिन 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। यह पूरी तरह से सरकार के लोग इसमें सीधे तौर पे शामिल थे। यानी कि पहली बार जो था सरकार ने इसे अपने अंडर करने का प्रयास किया और इसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक 6 सदस्यीय कमिटी थी, 6 सदस्यों की एक कमिटी थी जो ब्रिटेन में रहा करती थी। ब्रिटेन में 6 सदस्यों की एक कमिटी बनाई गई। इस कमिटी का कार्य ये था कि यहाँ पे चल रहे प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करने का जिम्मेवारी इसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिया गया था। तो ये किसके तहत हो गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किस अधिनियम के दोषों को ठीक करने के लिए पारित किया गया था? ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें बहुत सारी कमियां थी। उसी कमियों को दूर करने के लिए, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले 1781 में सेटलमेंट एक्ट आया। ये एक्ट इसलिए आया कि जो सर्वोच्च न्यायालय बना था, सर्वोच्च न्यायालय बना था और यहाँ जो गवर्नर थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल अब हो गए थे, इनके बीच विवाद होना स्टार्ट हुआ। 1773 में जब सुप्रीम कोर्ट बना तो इन दोनों के बीच में दो बॉडीज हो गई। एक तो यहाँ पहले से बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। इन दोनों ही बॉडीज के बीच में तनाव का माहौल बना। तनाव का कारण ये था कि इनके कार्य क्षेत्रों का सही स्पष्टीकरण नहीं था कि कौन सी संस्था किस काम को देखेगी, कौन सा कार्य क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा। अब इसी विवाद को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है और किस अधिनियम के दोषों को ठीक किया जाता है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर किया जाता है। तो यही इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, किस अधिनियम ने भारत में राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की? फिर से वही क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना हुई थी 1784 के अधिनियम के तहत हुई थी, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अगला है कि पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्रों को किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया? ठीक है, तो ब्रिटिश संपत्ति कहा गया है सबसे पहले किसके? यहाँ के जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उनको
1793 के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया है कि कंपनी के क्षेत्र का जो क्षेत्र है वह ब्रिटिश संपत्ति है। अगला है कि किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को पलटने की शक्ति दी, जो विशेष रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए था। ये आपका हो जाएगा 1786 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कुछ अधिकार मांगा, जिसके तहत इसने कहा कि अपनी जो परिषद है, काउंसिल में इसके जो अन्य सदस्य थे उनके, पहले क्या होता था कि काउंसिल के जो और सदस्य थे, 6 सदस्य थे, तो इनके बहुमत पर निर्णय लिया जाता था। लेकिन कॉर्नवालिस ने गवर्नमेंट से ये अधिकार मांगा कि इनके जो निर्णय हैं उनसे ऊपर मेरा निर्णय रहना चाहिए, यानी कि विशेषाधिकार लेकर कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल के पद पे आया था। ये 1786 के अधिनियम के तहत ही हुआ था। अगला है कि किस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का आदेश दिया गया। तो ये भी आपका 1793 का चार्टर एक्ट के ही द्वारा दिया गया है। क्या हुआ था कि 1784 में तो बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, लेकिन उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इसका राजस्व से संबंधित जो वेतन दिया जाता था वो लोग देते थे। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट में ये निर्णय हुआ कि अब इन जो बना हुआ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनका वेतन जो होगा वो भारतीय राजस्व यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राजस्व से देगी। आगे देखिए कि किस अधिनियम ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। तो पहली बार 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ही इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, इसके चार्टर को। तो 1793 हो जाएगा। इसी के बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है 20 वर्षों के बाद। किस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को धार्मिक प्रचार के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी? ठीक है, तो ये भी आपका 1793 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। ईसाई मिशनरीज यानी कि क्रिश्चियन लोग अब हमारे देश में आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। इसकी छूट मिली चार्टर एक्ट 1793 में। भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का जो प्रावधान था, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे कि 1 लाख रुपया प्रति वर्ष अब भारत में शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। यह आपका 1793 चार्टर एक्ट के तहत ही हुआ था। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जिससे यह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन के रह गई? ठीक है, पूरी तरह से कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यावसायिक एकाधिकार मिला था उसे समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका किया गया था 1833 में। 1813 में किया गया था, लेकिन वहाँ पे चाय और चीन के साथ व्यापार का छूट अभी भी बाकी था। लेकिन 1833 में क्या किया गया कि इनके वो भी अधिकार छीन लिए गए।
तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया जिससे यह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई, तो ये आपका चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा। आगे देखिए कि 33 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को कानून सदस्य के रूप में चौथा सदस्य दिया गया, वह कौन थे? ठीक है, जो चौथा सदस्य दिया गया वह कौन थे? तो ये आपके लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले जो थे वह पहले गवर्नर जनरल की परिषद में 3 लोग थे। ये चौथा जो शामिल हुए थे लॉर्ड मैकाले, ये विधि आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। किस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया? ठीक है, तो पहले तो 1773 में ही कुछ हद तक मद्रास और बम्बई जो थे प्रांत, उनके गवर्नरों को, ये जो 2 प्रांत थे उनके गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, लेकिन इनके पूरे अधिकार यानी कि गवर्नरों को उनको, तो वह हो जाएगा आपका 1833 का चार्टर एक्ट। इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो पूरी तरह से इन्हीं भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे। किस अधिनियम की धारा 87 में यह प्रावधान था कि किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी पद को धारण करने से नहीं रोका जाना चाहिए? ठीक है, ये भी आपका 1833 हो जाएगा। धर्म, जन्म स्थान या किसी भेदभाव के बिना पद पर कंपनी के अधीन शामिल किया जाएगा। भारत में कानूनों का संहितीकरण किस अधिनियम द्वारा मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुआ? अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं 1833 के चार्टर एक्ट। चौथे शामिल हुए थे मैकाले। भारत में दास प्रथा को किस अधिनियम द्वारा अवैध घोषित किया गया और बाद में 1843 में समाप्त कर दिया गया? ठीक है, तो दास प्रथा का अंत पूरी तरह से 1843 में खत्म हुआ था, लेकिन 1833 के ही चार्टर एक्ट के तहत इसमें प्रावधान किया गया था कि इसे खत्म किया जाए। तो चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम। आगे देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार आंशिक रूप से किस वर्ष समाप्त किया गया था? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आंशिक रूप से खत्म, यानी पूरी तरह से नहीं। तो 1800 यहाँ पे 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 में चाय पर और चीन के साथ व्यापार अभी भी ये कंपनी कर रही थी, लेकिन 1833 में ये भी अधिकार छीन लिए गए थे। तो यहाँ पे आंशिक रूप से बोल रहा है 1813। आगे है कि कौन सा अधिनियम ब्रिटिश भारत में पहली बार विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण करता है? ठीक है, पहली बार विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण करता है, तो ये आपका चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही केंद्रीकरण पहली बार किया गया था।
1833 का चार्टर अधिनियम पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो आपको पता है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उस समय पहले भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत थे। यही भारत के पहले गवर्नर जनरल कहलाते हैं। किस अधिनियम ने भारत में शासन की दोहरी प्रणाली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की? ठीक है, ये आपका हो जाएगा दोहरी प्रणाली। यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था और पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे जो कंपनी के अधिकारी होते थे, लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया ये सरकार का संस्था था। सरकार प्रशासन पर कंट्रोल करने के लिए इस संस्था को बनाई थी, लेकिन कंपनी ने पहले से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया था। तो इन दोनों का सबसे पहले गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही इस संस्था का निर्माण हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। अठारह सौ 33 से पहले चार्टर अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को नियमन यानी कि रेगुलेशन कहा जाता था। ठीक है, नियमन पहले बोला जाता था और बाद में उसी चीज को अधिनियम बोला जाने लगा। ठीक है, तो ये ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत सरकार का मुख्यालय कौन से शहर में था? तो ये आपका कलकत्ता हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ता ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, तो वहीं पे इनका मुख्यालय था। किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया? ठीक है, विधायी कार्य और कार्यकारी अधिकार को पहली बार अलग किया गया। तो ये आपका 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। यही अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है, तो इसी में यह किया गया है कि गवर्नर जनरल की परिषद जो है उसमें दो तरह के व्यवस्था किया गया, विधायी और कार्यकारी। दो कार्य अलग अलग देखे जाने लगे। किसके अंतर्गत? गवर्नर जनरल के ही अंडर में। भारतीय विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो बिल्कुल वही 1853 का चार्टर एक्ट के तहत किया गया। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषदों में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की? बिल्कुल 1853 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। इसी एक्ट के तहत बंगाल, मद्रास और बम्बई के लोगों को इसमें शामिल किया गया। भारतीय सिविल सेवा पर मैकाले समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो सिविल सेवा की जो नियुक्ति की गई वह आपका 1854 में की गई। भारतीय सिविल सेवा पर जो मैकाले समिति की नियुक्ति की गई तो 1854 में। इसी समिति के सिफारिश पर सबसे पहले 1855 में
आईसीएस का एग्ज़ाम जो हुआ कंपटीशन करते हुए, कंपटीशन आधारित पहली बार 1855 में जो आईसीएस की परीक्षा हुई है, इसी के सिफारिश पर हुई थी। किस अधिनियम को भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका जब 1858 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सत्ता को अपने अंदर किया, उसके बाद ही बोला जाता है कि भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है। किस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया? ठीक है, तो हमने पहले बताया आपको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये दो संस्थाएं थी जो व्यापार पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल होता था, जबकि प्रशासन को देखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया था। लेकिन जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में अधिनियम आया, उसी अधिनियम के तहत क्या किया गया कि पूरी तरीके से कंपनी राज को समाप्त कर दिया गया और सीधे तौर पे यहाँ के शासन वहाँ ब्रिटेन की महारानी के अंदर चला गया। और अब यहाँ की प्रशासन के लिए वहाँ पे एक राज सचिव का पद बनाया गया। राज सचिव का पद बनाया गया। यहाँ के प्रशासन और व्यापार अब दोनों को सरकार ही कंट्रोल कर रही है और वहाँ पे मॉनिटरिंग करने के लिए एक संस्था बनाई जाती है जिसके राज सचिव प्रमुख होते हैं और इनकी सहायता के लिए 15 अन्य सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों की एक संस्था बनाई जाती है जो यहाँ के कामों को अब मॉनिटरिंग करेगी। तो चलिए, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये दोनों समाप्त हो गया और राज सचिव का पद आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 1858। आगे देखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण रखने के लिए किस नए कार्यालय का निर्माण किया गया? तो अभी मैंने बताया कि दोनों जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके भारत के राज्य सचिव का पद बनाया गया। आगे है कि 1858 के अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव को कितने सदस्यों की एक सलाहकार परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? तो ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 15 सदस्य उसमें शामिल रहते थे। 15 सदस्यों की कमेटी बनी थी। आगे है कि 1858 के अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय परिषद किस प्रकार का निकाय था? तो ये किस प्रकार का निकाय था? तो ये विधायी निकाय था। कानून बनाने की इसको जिम्मेवारी मिली थी। भारत परिषद 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा कहाँ पढ़कर सुनाई थी? तो ये सुनाई थी आपका इलाहाबाद में। यूपी इलाहाबाद में महारानी की उद्घोषणा पढ़ के उस समय गवर्नर जो थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने सुनाई थी। किस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों का बहाल करने का विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की? ठीक है, तो सबसे पहले 1858 में ही जो प्रांत थे उनको फिर से शक्ति दी गई, अपने कार्यों को करने के लिए स्वायत्तता दी गई। तो ये हो जाएगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1858।
किस अधिनियम ने वायसराय को विधान परिषद की सहमति के बिना आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया? ये आपका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जो वायसराय थे, कंपनी की शासन समाप्त हो जाने के बाद जो गवर्नर जनरल का पद होता था वह अब वायसराय हो गया था। तो वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह अब आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये सबसे पहले 1861 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1861 के तहत ही ये वायसराय को अधिकार मिला था आपातकाल के समय अधिनियम लागू करने का, अध्यादेश लागू करने का। ये समय सीमा पूछ रहा है 6 मंथ। 6 मंथ के लिए ये विधि जो वायसराय बनाते थे वो लागू रह सकता था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा किस अधिनियम के तहत 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में नामित किया? तो ये सबसे पहले 1861 में ही भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही ये किया गया था कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा को विधान परिषद में नामित किया गया। पहले विधान परिषद में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज अधिकारी ही हुआ करते थे। पहली बार ये 3 लोगों को विधान परिषद में शामिल किया गया। बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधान के तहत की गई? नई विधान परिषदों का गठन भी किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। किस अधिनियम ने विधान परिषद में गैर सरकारी सीटों के लिए पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव के तत्व की शुरुआत की? अप्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहा है, यानी कि पहली बार इसकी बात जो हो रही है तो ये 1892 में हुआ है। अप्रत्यक्ष चुनाव की जो बात हुई है वह 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुआ है। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत परिषद के सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन क्या वे पूरक प्रश्न पूछ सकते थे? 1892 के अधिनियम के तहत प्रश्न तो पूछ सकते थे, तारांकित प्रश्न पूछने का तो अधिकार था उनको, लेकिन पूरक प्रश्न वह अभी भी नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न का क्या मतलब होता है? तो जैसे कि क्रॉस क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछने के बाद जो जवाब दिया जाए उससे भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप जब क्वेश्चन पूछते हैं, वह उस समय अधिकार नहीं था 1892 के तहत, तो नहीं इसकी मनाही थी। किस अधिनियम ने आधिकारिक बहुमत बनाए रखते हुए केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की? तो वृद्धि हुई थी 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ही। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1892 के समय में लैंसडाउन वायसराय हुआ करते थे, उसी समय ये अधिनियम आया था, तो लॉर्ड लैंसडाउन उस समय यहाँ के वायसराय हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में चुनाव शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग किया गया था? तो चुनाव शब्द का जो प्रयोग था वो सबसे पहली बार 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के तहत किया गया था। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1909 का ही दिया हुआ नहीं है। 1909 का पार्लियामेंटो सुधार के तहत पहली बार
चुनाव जैसे शब्द का प्रयोग हुआ था। ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष औपचारिक रूप से भारत के प्रशासन की प्रत्यक्ष जिम्मेवारी संभाली? तो प्रत्यक्ष जब 1857 के बाद पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ली तो उसके बाद ही संभाली, यानी 1858 में। 1858 हो जाएगा इसका आंसर। शाही उपाधि अधिनियम 1876 में महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष आधिकारिक रूप से भारत की सामग्री घोषित किया था? तो ये आपका हो जाएगा 1877। 1877 में सबसे पहले वहाँ की जो महारानी थी उनको शाही उपाधि अधिनियम के तहत भारत की सामग्री घोषित की गई थी। ये उपाधि है, कैसरे हिंद भी कहा जाता है उसको। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से किस अधिनियम द्वारा भंग कर दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त तो 1858 के तहत ही किया गया था। तो भारतीय अधिनियम 1858 कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 1857 का जो विद्रोह है, 1858 का अधिनियम पारित होने के दौरान कौन भारत का राज सचिव बना? तो राज सचिव मैंने आपको जैसे कि बताया कि पहले दो संस्थाएं होती थी यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए। एक होती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। उन दोनों को समाप्त किया गया था 1858 के अधिनियम के तहत, और एक संस्था बनी थी राज सचिव का, जिसमें 15 अन्य सदस्य होते थे। तो ये राज सचिव पहले कौन बने थे, यही यहाँ सवाल कर रहा है। तो पहले सचिव आपका लॉर्ड स्टैनली बने थे, लॉर्ड स्टैनली। कौन सा अधिनियम प्रक्रिया के उलटने से पहले ब्रिटिश भारत में विधायी केंद्रीकरण के चरम का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, उलटने से पहले तो ये आपका हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट।